मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको मेरा आवाज़ सही से आ रहा है और स्क्रीन दिखाई दे रही है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। यस इज यस। गुड इवनिंग, थैंक यू थैंक यू। ओके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयज या लेबर है, बहुत बार उनको माइग्रेट करना पड़ता है, राइट। तो उसके वजह से क्या होता है कि उनको सोशली और इकोनॉमिकली वो दोनों ही एंड से हैम्पर होते हैं, अफेक्ट होते हैं, राइट। उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में, तो उसका हम आज शॉर्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज फेस्ड बाय द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज क्या है, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, राइज इन हेल्थ केयर कॉस्ट एंड कंपेंसेशन। यस, देखो, माइग्रेशन का जो इम्पैक्ट है या माइग्रेट होने की वजह से इंटरस्टेट जो वर्कर जनरली, स्पेशली लेबर्स, ठीक है, तो वो जब माइग्रेट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबर को ही झेलना पड़ता है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हेल्थ केयर कॉस्ट उनका बढ़ जाता है, कंपेंसेशन बढ़ जाते हैं, और इनडायरेक्ट भी बहुत सारे वहां पर लॉसेस या फिर कॉस्ट होती है, ठीक है। Number two, how do accidents in the construction industry impact labor productivity? यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, आप देख पा रहे हो कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका लेबर के प्रोडक्टिविटी पर, लेबर के काम पर क्या असर होता है। और ये क्वेश्चन आईएमपी है, मार्क कर लीजिए, आपको पूछा जाएगा। जैसे कि ऑप्शन ए है कि बूस्ट प्रोडक्टिविटी, मतलब एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा या फिर फास्ट काम करेंगे। नंबर टू के कोई असर नहीं होगा। नंबर थ्री डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, का मतलब है कि भाई काम कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी। एंड वेरी अनप्रिडिक्टेबली, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि सी, प्रोडक्टिविटी यहाँ पर कम होगा, क्योंकि जनरली इंसिडेंट्स के बाद काम रुक जाता है, तो अल्टीमेटली आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी होती है कम। Number three, what role does worker absenteeism play in socio-economic challenge related to the accidents? तो यहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से अगर बहुत दिनों तक कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय एब्सेंट रहता है तो उससे क्या असर होता है, तो इंक्रीज कॉस्ट एंड डिस्टर्ब शेड्यूल। तो उसकी जगह पर कोई रिलीवर वगैरह वहां पर अपॉइंट करना, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम होना, उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है एक्सीडेंट की वजह से, जैसे कि कंपेंसेशन हो गया, हेल्थ केयर कॉस्ट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद उसका सैलरी भी कंटिन्यूसली रहता ही है। इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज, हाउ डू एक्सीडेंट्स अफेक्ट इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनीज? तो यस, जनरली क्या रहता है कि इंडस्ट्रीज में या ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि ग्रुप एक इंश्योरेंस लिया जाता है, चाहे वो फिर एक्सीडेंट हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो, मेडिक्लेम आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर उस स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में, जैसे कंस्ट्रक्शन है, तो उस प्रोजेक्ट में अगर बार बार अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो क्लेम कर रहा है उसका इंश्योरेंस, तो उससे वो कंपनी के पास नंबर्स रहते हैं, उनको पता चल जाते हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, फिर प्रीमियम बढ़ा देते हैं इंश्योरेंस का, याद रखना है, और ऐसा ही होता है। दूसरा अपना आता है गवर्नमेंट का जो मैंडेट है कि वो ईएसआई के तहत वो इंश्योर्ड होना चाहिए, ईएसआईसी में अगर फॉल होता है तो। ईएसआईसी का हालांकि कोई प्रीमियम वगैरह नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप देखोगे जनरली तो प्राइवेट जो कंपनी से जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, या कोई भी कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, चाहे गवर्नमेंट की हो या फिर प्राइवेट की हो, तो वो इंश्योरेंस बढ़ा देती है अगर क्लेम की जो फ्रीक्वेंसी है या क्लेम के नंबर से अगर बढ़ते हैं किसी स्पेसिफिक कंपनी से, तो उनका कॉर्पोरेट प्लान रहता है इसकी वजह से। Next, which factors contributes to the socio-economic challenge of a tarnished industry reputation due to the accident? Yes, कोई मान लो कि XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो सेफ्टी के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, सेफ्टी को प्रायोरिटाइज ही नहीं देती, ध्यान ही नहीं देती, वहां पर मल्टीपल एक्सीडेंट्स और फर्टिलिटीज होती रहती है। तो नंबर वन, तो पहले तो उनको तो आदमी ही नहीं मिलेंगे काम, मतलब डरेंगे लोग वहां पर जाने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। और अगर मान लो कि उस ज्वाइन करने के बाद भी अगर किसी लेबर को पता चल गया कि यार यहाँ पर बहुत रिस्की काम है, एक्सीडेंट्स होते हैं, फर्टिलिटीज होते हैं, तो वो काम छोड़ भी देगा, ठीक है। तो
ये प्रॉब्लम वहां पर हो सकते हैं और उसके वजह से इंडस्ट्रीज की जो रेपुटेशन है वो भी वहां पर टार्निश हो सकती है, यानी कि डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट, हाउ डू एक्सीडेंट इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कंसर्निंग लीगल रिपरकशंस। लीगल, ऑब्वियसली लीगल लाइबिलिटीज कंस्ट्रक्शन कंपनी पर बढ़ जाता है, चाहे वो यूनियन के प्रति हो या फिर किसी वर्कर ने इंडिविजुअल केस वगैरह कर दिया हो, तो उसके वजह से भी यहाँ पर लीगल बढ़ जाती है, लाइबिलिटी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। दूसरा ऐसा भी है कि कभी कभी गवर्नमेंट भी कंपनी पर केस कर देता है, तो ऐसा भी देखे गए हैं, क्योंकि और फिर वहां पर जो गवर्नमेंट के लॉ से फिर वो कंपनी पर केस करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से फिर ये केस लड़ा जाता है, तो ऐसे भी देखे गए हैं केसेस। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट ऑन अ प्रोजेक्ट बजट। ऑब्वियसली अगर आप फाइनेंशियल बजट की बात करते हो, तो ऑब्वियसली कोई भी छोटा सा इंसिडेंट होता है तो उसके वजह से क्या होता है, बजट बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो उसके वजह से कभी कभी पेनल्टीज भी लग जाती है। मान लो कि प्रोजेक्ट अगर देरी से हुआ है, तो मान लो कि लेट पेनल्टीज वगैरह हो गई डिलीवरी का, तो फिर वहां पर उससे भी बजट एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। हाउ डू एक्सीडेंट्स अफेक्ट द वर्कफोर्स मोरल इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है कि वर्कर का कॉन्फिडेंस यानी मोरल पर क्या असर होगा इसका। तो उसका मोरल ऑब्वियसली लेस होगा, वो कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाएगा, वो हर बार ये सोचेगा कि कब मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो आधा टाइम वो डर के काम करेगा, फोकस नहीं कर पाएगा, मिस्टेक्स होगी, एक्सीडेंट के और चांसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीज्ड वर्कर टर्नओवर ड्यू टू द एक्सीडेंट। ठीक है। अब इंक्रीज वर्कर टर्नओवर क्या रहता है कि वर्कर की कॉस्ट बढ़ जाती है एक्सीडेंट की वजह से। बार बार अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो नया जो वर्कर है, नया जो लेबर है, उसको हायरिंग करना पड़ता है, अगेन उसका ट्रेनिंग कॉस्ट आ गया, ये सारी चीजें आ गई। What is the potential consequences in the industry due to the accident for overall economy? जब आप कोई भी डेटा पढ़ोगे, चाहे वो फायर के एक्सीडेंट का हो, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का हो, किसी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक्सीडेंट्स का हो, जब ये डेटा या ये स्टैटिस्टिक्स अगर आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में पढ़ोगे, तो वहां पर एक रेशो दिया जाता है कि जीडीपी का कितना परसेंटेज इससे लॉस हुआ है। अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ते होगे तो शायद आपने देखा होगा, हर बार कोई भी नेशनल डेटा या नेशनल स्टेटिस्टिक्स जब निकल के आता है, तो उसमें जनरली जीडीपी से कंपेयर किया जाता है इसको। अरे इतना फायर लगा है तो उसके वजह से 1,000 करोड़ का जीडीपी का नुकसान हुआ है एक साल में। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में फर्टिलिटी हुई है वर्क एट हाइट की, तो उसके वजह से मान लो कि 200 करोड़ का जीडीपी का लॉस हुआ है, या फिर 1,000 करोड़, वट एवर द नंबर्स। ठीक है। तो वो परसेंटेज में भी बताते हैं। तो ये इस तरीके से ओवरऑल इकोनॉमी को हैम्पर करता है। और जब हमारी इकोनॉमी हैम्पर होती है, तो कहीं ना कहीं ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा नेशन का जो ग्रोथ है वो हैम्पर होता है, या फिर अफेक्ट होता है, वो स्लो डाउन होता है। तो अगर आप देखोगे ये सारे, अगर हम एक्सीडेंसेस, लूप होल्स या फिर हिल्ड बैक्स अगर हम कैलकुलेट करोगे, तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन उसमें ही लॉस होते जाता है। ठीक है। अगर वो हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए, एक्सीडेंट ना होने दे, तो फिर क्या होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। भले कि वो 0.1 हो या फिर 1%, वट एवर द नंबर। ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है कि नेशन फिर बूस्ट होता है आगे। ठीक। अगर आप सोचोगे कि सर, मान लो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर एक्सीडेंट नहीं हुए हमारे प्रोजेक्ट पर, तो उसको देश पर या फिर उसके जीडीपी कैसा बढ़ेगा। देखो, देश की जीडीपी या फिर इकोनॉमी लॉस हो रही है क्योंकि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब ये हो गया आपके एक साइड का बात। मैं कर रहा हूँ नेशन वाइड, जितना भी साइड चलता है, अगर सब के प्रोजेक्ट में एक भी अगर फैटिलिटी या एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये सबका मिला के कितना बड़ा नंबर्स होगा, तो फिर वो नंबर ड्राइव करेगा इकोनॉमी को, याद रखना। इस तरीके से इसका डेटा या फिर स्टैटिस्टिक देखा जाता है। दूसरा, आपको अगर गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक चाहिए, तो एक हर साल एक रिपोर्ट आता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। ठीक है। होम मिनिस्ट्री है जनरली ये। यहाँ पर फायर के स्टेटिस्टिक्स देते हैं वो लोग, क्राइम के स्टेटिस्टिक्स दिया जाता है, तो उसमें रोड एक्सीडेंट्स वगैरह के भी स्टेटिस्टिक्स होते हैं। ठीक। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर से कितना एक्सीडेंट हुआ, कितना डेथ हुआ है, उसका भी उनके पास डेटा रहता है, तो वो भी वहां पर वो पब्लिश करते हैं। हालांकि मैंने लास्ट रिपोर्ट 2023 का पढ़ा था, 2024 का पब्लिश हुआ है नहीं हुआ है, आई डोंट नो। क्या आप में से किसी को पता है?
नेशनल एनसीआरबी का रिपोर्ट 2024 का आया है क्या? कोई अगर नेशनल स्टैटिस्टिक्स देखता है तो बता सकता है, क्योंकि मैंने 2024 का नहीं पढ़ा है, 23 का ही डेटा आया है मेरे पास। तो उसमें कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर रहता है, तो ओवरऑल अगर फर्टिलिटी देखोगे इंडस्ट्रियल, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो 38% कंट्रीब्यूशन है, याद रखना। Which type of accident is leading cause of fatality in the construction industry? Most fall from height पर से ही गिरना जनरली डेथ का मेजर रीजन है। According to the global safety studies, construction worker are how many times more likely to experience fatal injury compared to the other industry? Yes, चांसेस ज्यादा है, 5 टाइम्स वहां पर रिस्क ज्यादा है अदर इंडस्ट्रीज से इंजर्ड होने की, जनरली फटल इंजरी की। As per recent studies, which group of worker in the construction industry is the most vulnerable to the accident? Migrant labor. Generally, migrant labor तो छोड़ दीजिए, every labor is prone to the accident, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वही हार्ड वर्किंग या फिर काम करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, तो वही ज्यादा एक्सपोजर रहता है, फुल टाइम एक्सपोजर रहता है हजार से। ओके, तो एक्सकेवेशन का काम लेबर कर रहा है, वर्कर कर रहा है, ऑपरेटर कर रहा है, तो ये दो तीन क्लासेस हैं जो कि ज्यादा प्रोन टू द एक्सीडेंट है या फिर ज्यादा एक्सपोजर में रहते हैं हजार के। और जो पर्सन ज्यादा हजार के एक्सपोजर में रहता है, उसका पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाता है कि एक्सीडेंट हो वहाँ पर, ठीक है। What percentage of non-fatal injuries in construction sector involves the fracture and musculoskeletal injuries? 16%. According to the data from ILO, what is the approximate annual number of workplace fatalities in construction sector worldwide? तो worldwide अगर आप देखोगे हर साल 1 लाख लोगों की डेथ होती है workplace fatalities in construction sector. Next, what is the primary cause of electrocution incident on construction site? Contact with overhead power lines. कंस्ट्रक्शन हमारे इंडिया में क्या है ना कि हर जगह पर अभी तक अंडरग्राउंड पावर लाइन नहीं हुआ है हर एक एरिया में। तो अगर रेसिडेंशियल या किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट हो, तो अगर वहां पर ओवरहेड पावर लाइन के कांटेक्ट में अगर आ जाए, तो वहां पर इलेक्ट्रिक्यूशन का चांसेस है। इक्विपमेंट मशीनरीज ये भी कांटेक्ट में आ सकता है, मिस्टेकनली कोई लोग भी उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो इसीलिए सीए गाइडलाइन फॉलो करके सेफ डिस्टेंस हमें मेंटेन करना चाहिए। ये डिपेंड है कि कितना वोल्टेज का पावर लाइन गया है, उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है कि आपको सेफ डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है। Which state in India has recorded the highest number of construction related accident in recent years? तो यहाँ पर 4 स्टेट के नाम हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट विच रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर, ठीक है। अब एनसीआरबी या फिर गवर्नमेंट का जो स्टेटिस्टिक्स है, डेटा जो है, उसमें जो नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं वो एक्चुअल में रिकॉर्डेड नंबर्स हैं। कुछ केसेस में अगर आप देखोगे तो वो फर्टिलिटी, वो इंसिडेंट, वो रिपोर्ट नहीं होता है, तो वो नंबर इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे रिसर्चर्स मानते हैं कि 15 से 30% जो है वो एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं होते, ठीक है, तो आप वो नंबर जोड़ लीजिए। What is the most frequently reported unsafe act leading to the construction accidents in India? Ignoring safety protocols for working at height. Yes. What percentage of construction accident could potentially be avoided through the proper safety measures and training? 80%। देखिए, प्रॉपर सेफ्टी मेजर और सिर्फ ट्रेनिंग इंप्लीमेंट करने से ही 80% यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो सकते हैं। व्हाट इज द मेजर सोशियो-इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? डिलेड प्रोजेक्ट डेडलाइंस, बहुत मोस्टली ये प्रोजेक्ट डिले होता है। इंक्रीज मेडिकल एक्सपेंस फॉर वर्कर, यस। उसके बाद लॉस ऑफ स्किल लेबर, हाँ, स्किल लेबर भी हैम्पर होता है। एंड डी है ऑल ऑफ द अबव, तो यस, कोई भी एक्सीडेंट होने के वजह से यहाँ पर ये ऑल ऑफ द अबव सब के सब होता ही है। नेक्स्ट, हाउ डू कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट्स अफेक्ट द फैमिलीज ऑफ इंजर्ड वर्कर? इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन, लॉस ऑफ इनकम सोर्स, इमोशनल डिस्ट्रेस, ये सारी चीजें उसमें होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, याद रखना। Which of the following is a common economic challenge for the employer after construction industry construction and accident?
इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, लीगल पेनल्टीज उस पर डाउन टाइम स्टार्ट हो जाता है वर्कर का, मोरल लो लो हो जाता है, प्रोडक्टिविटी संभालना, क्लाइंट को संभालना, ये सारी चीजें उसको फिर हैम्पर हो जाती है। ये सब उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कॉमनली पूछे गए क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप नोट डाउन भी कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ। व्हेन शुड द कंस्ट्रक्शन वर्कर वेयर हाई विजिबिलिटी वेस्ट, ठीक है, कब कंस्ट्रक्शन वर्कर ने हाई विजिबिलिटी वेस्ट ये करना चाहिए, चुनना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए जाते हैं फिर उसमें, ओनली इन इन नाइट शिफ्ट, ओनली इन लंच, ठीक है, ओनली इन मीटिंग्स, और ऑल द टाइम, ठीक है। तो आंसर है इसका ऑल द टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है हर टाइम। आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा वो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिए चाहे तो आप। यस मंतु जी बोलिए। मंटू जी आपने माइक अनम्यूट किया है, कोई नो सर, क्या नो है सर, नो आपका? सर। ओके डियर, आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, आप बस नोट डाउन कर लीजिए मैं जो कह रहा हूँ ये, या फिर आप समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाई विजिबिलिटी वेस्ट भाई कहाँ कब पहनते हैं? ऑल द टाइम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि बीओसीडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म नंबर कौन सा होता है? तो फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 होता है। तो बीओसीडब्ल्यू में फॉर्म 1 से रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद, if the number of worker proposed to be employed as a building worker, okay, on one day is up to 400, what is the fees paid for the grant of certificate registration under BOCW rule 24? तो मान लो कि BOCW का किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका फीस कितना होगा? तो उसका गवर्नमेंट का फीस जो है BOCW रूल नंबर 24 के हिसाब से वो है 500 रुपए, ठीक है। और ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, लेकिन हमारे इसमें 500 रुपए है। What is the potential challenge faced by the interstate labor in terms of culture in construction industry? तो कल्चर के वजह से यहाँ पर कौन कौन से चैलेंज उसको फेस करना पड़ता है, जैसे कि ऑप्शन आपको अलग अलग दिए जाएंगे, ठीक है। कोलैबोरेशन अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, इनोवेशन कम हो जाता है, या फिर नए कल्चर को अडेप्ट करने में दिक्कत आती है। तो ये नंबर 4 वाला सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज ऑन द रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन ऑफ स्किल लेबर इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? देखो, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज में भाई रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन जो है वो चैलेंज है सच में, एचआर के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर ले, क्योंकि लेबर तो मिल जाती है लेकिन स्किल लेबर जो रहता है उसको भर्ती करना और उसको रिटेन करते रहना, मतलब लॉन्ग ओवर द लॉन्गर पीरियड पीरियड ऑफ द टाइम उसको संभाल के रखना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया जाता है जैसे आपको, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज ऑन द रिक्रूटमेंट एंड द रिटेंशन ऑफ स्किल लेबर इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है नो इम्पैक्ट, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज, हिंडर्स रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, हिंडर्स मतलब रिक्रूटमेंट और रिटेंशन में दिक्कत आती है। नंबर 4, बूस्ट इंडस्ट्री ग्रोथ। अब मुझे पता है कि क्या आंसर है, कोई भी बता सकता है इसको, कि रिटेंशन एंड रिक्रूटमेंट हैम्पर होता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में। आपने प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का भी पेपर सॉल्व किया है। अब आप में से एक आध लोग इमरजेंसी या किसी रीजन की वजह से नहीं हो गए, आप बताइए कि कितने आसान क्वेश्चन आए थे आपको प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, या आप सभी ने एक्सपीरियंस किया है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में भी सेम उसी तरीके के उस लेवल के ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है,
What is one of the social impact of frequent construction accident on industry? अगर बार बार किसी प्रोजेक्ट में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर है रिड्यूस ट्रस्ट इन द इंडस्ट्री बाय वर्कर। ऑब्वियसली वर्कर और लेबर की वजह से उनका उनके इंडस्ट्री पर से भरोसा उठ जाता है, फिर कम हो जाता है ट्रस्ट। हाउ डू कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट इन्फ्लुएंस द लोकल कम्युनिटी? कंस्ट्रक्शन इंसिडेंट के वजह से लोकल कम्युनिटी पर क्या असर पड़ता है? निगेटिव पब्लिक परसेप्शन, तो यस, पब्लिक परसेप्शन उनका निगेटिव हो जाता है। लोकल जो हेल्थ केयर फैसिलिटी उस पर थोड़ा सा लोड आ जाता है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंजर्ड वर्कर, ठीक है, तो उनका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है इंजर्ड वर्कर का, जैसे टैक्सेस वगैरह के रूप में, तो ये सारा सोसाइटी पर या लोकल कम्युनिटी पर असर होता है। ठीक। नेक्स्ट है विच इकोनॉमिक फैक्टर इज डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय कंस्ट्रक्शन साइट एक्सीडेंट? तो ऑप्शन है वर्कर प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो उन पर तो कुछ असर नहीं होना, लेकिन वर्कर के प्रोडक्टिविटी पर यहाँ पर असर होने वाला है। व्हाट इज द वन चैलेंज फेस बाय द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर एन एक्सीडेंट ऑन साइट? जैसे कि कंपेंसेशन का पेमेंट करना, ठीक है, लीगल बैटल्स लड़ना, कंप्लायंस में प्रॉब्लम आ जाना, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में देरी होना, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये सब चीजें, क्योंकि रोज का भी काम करना है और बाकी के लीगल चीजें भी देखनी है, उसके फैमिलीज को भी फेस करना है, यूनियन को भी, ये सारा चीजें वहां पर हो जाता है। कभी कभी पुलिस या फिर अदर अथॉरिटीज को भी आपको फेस करना पड़ता है। Next, which socio-economy issue arises when the construction worker is not providing proper compensation after accident? अगर सही में या एडिक्वेटली अगर उस जो इंजर्ड है, फेटल पर्सन है, उसको कंपेंसेट नहीं किया गया सही से, तो क्या होगा? वर्कर्स आर फोर्स्ड टू बोरो मनी फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स। यस, तो वो ब्याज के रूप में बेचारे को कहीं से भी अनऑथराइज सोर्सेज से पैसा लेना पड़ेगा। वर्कर लीव द इंडस्ट्री परमानेंटली, वो काम छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, सिर्फ काम नहीं, पूरा इंडस्ट्री छोड़ के चला जाएगा। फैमिलीज ऑफ द वर्कर्स फेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, तो हाँ, उनके जो फैमिलीज हैं उनको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल बर्डन झेलना पड़ सकता है। और एक और ऑप्शन है इसमें कि उनको मेंटल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेन भी झेलना पड़ सकता है, तो पूरी फैमिली यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। ये सब हमने देखा भी है, और कई कुछ हद तक हमने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है तो बहुत सी चीजें हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा इसमें पूछा जाएगा। ओके। क्वेश्चन है अ मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉइंग इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर इज, कि क्या डिसएडवांटेज? रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल पॉपुलेशन। हाँ, ये आईएमपी कर लो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पूछा गया है बहुत बार कि सबसे बड़ा जो इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर जब हम हायर करते हैं तो उसके वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि लोकल जो लोग हैं उनको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। ठीक है, what is the key requirement for a contractor hiring interstate migrant labor? Maintaining proper housing and welfare facility, key requirement, yes, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, सब कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर क्लाइंट हो, तो उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है जब वो इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर हायर करते हैं? तो उसको प्रॉपर हाउसिंग और वेलफेयर का फैसिलिटी देना जरूरी है। अब यहाँ पर प्रॉपर शब्द इस्तेमाल किया है, तो अप्रोप्रिएट शब्द वहां पर होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेबर कॉलोनी के नाम पर आपने बस जैसे कि बम्बूज और शीट्स वगैरह ठोक के काम चला लिया, हो गया हाउसिंग, ऐसा नहीं चलेगा, आपको अप्रोप्रिएट हाउसिंग देना पड़ेगा। अभी लास्ट लेक्चर में आप में से ही किसी प्रोफेशनल ने कहा था कि सर यहाँ पर लेबर आने के बाद वो लेबर कॉलोनी या उनको जो एकोमोडेशन की जगह जो दी जाती है वो देख के फैसिलिटीज ना होने की वजह से वो निकल जाते हैं। ठीक है,
तो आपको प्रॉपर हाउसिंग देना यहाँ पर आपकी की रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज अ की बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयर्स इन हायरिंग इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर? तो ये बेनिफिट क्या है फिर इसका, इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर फिर भी क्यों हायर किया जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी टू स्केल वर्कफ्लो एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्कफोर्स को बढ़ाया जा सकता है, चाहे जो काम उनसे कराया जा सकता है, प्रोडक्टिव रहता है। ठीक। What is the one social issue associated with the use of interstate migrant labor in the construction? Increase in local population tension. सोशल इशू क्या होता है इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर का? सोशल इशू की बात हो रही है, मान लो कि चलो लेबर आ गए, लेकिन उसके वजह से सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है कि लोकल पॉपुलेशन में थोड़ा सा टेंशन आ सकता है, सेचुरेशन आ सकता है। अगर आप मुंबई जैसे शहरों में देखोगे, ठीक है, तो लोकल पॉपुलेशन से ज्यादा तो माइग्रेंट ही वहां पर लोग हैं। तो अगर आप देखोगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कितना हैम्पर होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अफेक्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, और सिर्फ मुंबई नहीं, ऐसे बहुत सारे मेट्रो सिटीज का यही एक रीजन है। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही भी लोग माइग्रेट नहीं हुए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने की वजह से ऐसे शहरों में लोग हर एक एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने की वजह से वहां पर वो माइग्रेंट हुए हैं। A long-term disadvantage of depending on interstate migrant labor is, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर पर डिपेंड रहोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन लोकल वर्कर, जो लोकल वर्कर है उनका क्या होगा फिर? स्किल उनका डेवलप नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर मैं अगर नासिक सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर अगर कोई टाइल्स जो बैठाई जाती है घरों में, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर से पूछोगे तो क्या आप लोकल बंदा हायर करोगे टाइल्स बैठाने के लिए या कोई दूसरे स्पेसिफिक स्टेट वाला? तो बोलेगा लोकल नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जो दूसरे स्टेट में जो लोग आते हैं ना, उनको टाइल्स बिठाने का स्किल बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने स्पेशली एक्सपीरियंस भी किया है। तो ये इशू है कि नहीं नहीं यार, वो स्पेसिफिक स्टेट का चाहिए, वो बंदे बराबर वो टाइल्स बिठाते हैं। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से स्टेट के थे, लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे कहा था। तो अगर जब हम लोकल जो लेबर्स है, वर्कर है, उनको स्किल डेवलप नहीं कराएंगे तो कैसा वहां पर वो डेवलप होगा? आप समझ रहे कैसे वो एम्पावर होंगे लोग? तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि लोकल जो वर्कर्स हैं वहां पर उनका रेजिस्टेंस वगैरह बाकी चीजें भी, वो भी रीजन है। तो जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स भी उनको हायर करने से थोड़ा सा परहेज रखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल? तो मैनुअल की तरफ मुड़ते हैं कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट साइट पर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल या सिर्फ सेफ्टी मैनुअल रखना लीगली भी मैंडेट क्यों है? आईएसओ के गाइडलाइंस के हिसाब से मैंडेट क्यों है, क्यों रखा जाता है, क्या भाई पर्पस है इसका? टू प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर अ सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। सेफ्टी मैनुअल में क्या है कि कोई भी काम, ना बंद हो जो गया। भी जो भी काम होगा वो सेफली होना चाहिए। तो ये किस तरीके से सेफली होगा, ये मैनुअल में दिया जाता है। और यस, किसी ने माइक अनम्यूट किया था, प्लीज, कोई डाउट है आपको? ओके, मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है ना? प्लीज आप, यू कैन शो द थम्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा आवाज आप तक सही से पहुंच रहा है ना? ओके बिन्नी जी, थैंक सुना रहा है, आवाज आ रहा यू। है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। विच ऑफ द की एलिमेंट इन अ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल? कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में की एलिमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा कंटेंट है, नीचे दिए गए में से देखिए, जैसे कि लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टाइमलाइन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, या फिर इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर, क्योंकि ये सेफ्टी मैनुअल है, ये ऑपरेशंस या फिर प्रोजेक्ट मैनुअल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, a construction safety manual typically defines safety responsibilities for employer, supervisor, worker। ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें किस किस को सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है? तो सबकी ही।
Okay, what section of construction safety manual addresses identifying and managing site hazards, hazard identification and control? उसके बाद the construction safety manual must include guidelines on selecting and using PPE. ठीक है, तो सेफ्टी मैनुअल में कौन सी गाइडलाइन मैंडेटरीली इंक्लूड होनी चाहिए? फर्स्ट एड तो हम सबको पता है, उसके साथ साथ सिलेक्टिंग एंड यूजिंग पीपीई, तो कौन सा पीपीई ऑपरेशंस के लिए चुने, ठीक है, और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करें, ये इसके ऊपर गाइडलाइन वहां पर होना मैंडेटरी है, या फिर ये मस्ट इंक्लूड होना चाहिए। A construction safety manual should include information on worker training and certification requirement. ठीक है, तो सेफ्टी मैनुअल शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन वर्कर ट्रेनिंग एंड उनका सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट उसमें होना चाहिए, कि उनका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, उनका ट्रेनिंग का जो मैट्रिक्स है वो किस तरीके से भरना चाहिए, कौन कौन से ऑपरेशन या प्रोसेस या कौन सी चीज़ों की उनको ट्रेनिंग देना मैंडेटरी है सुपरवाइजर को, फिर वो लेवल वाइज रहेगा, तो लेबर के लिए, वर्कर के लिए, सुपरवाइजर के लिए, ऑफिसर मैनेजर के लिए, तो कौन कौन सा ट्रेनिंग मैंडेटरी है, तो ये उस हिसाब से बताएगा। Which of the following is essential component of emergency preparedness plan in construction safety manual? अब इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान ये सेम ही है, ठीक है, ईआरपी वगैरह जनरली जो हम देखते हैं वो सेम है। उसके बाद इवैक्यूएशन प्रोसीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, तो वो इवैक्यूएशन प्रोसीजर रहेगा। A construction safety manual typically outlines the procedure for construction safety manual outlines procedure for reporting and investigation workplace accident. Yes, वहां पर फॉर्मेट भी दिए जाते हैं सेफ्टी मैनुअल्स में, जैसे कि रिपोर्टिंग एक्सीडेंट या इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म, इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेट, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग का जो कि वर्क प्लेस पर इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते हैं उसका प्रोसीजर भी बताएगा, उसके फॉर्मेट्स भी आपको देगा वो, ठीक है। What section of a construction safety manual contains general rules for workers to follow on site? General rules की बात हो रही है, not a specific work rule, ठीक है, तो site rules and regulation ये सबको पता होने चाहिए। A construction safety manual should include a procedure for conducting regular safety audits and inspection. तो regularly safety audit conduct कराना, inspect कराना यहाँ पर ही होना चाहिए। What is the primary purpose of a construction safety plan? पर्पस क्या है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी प्लान का? टू आउटलाइन सेफ्टी प्रोसीजर एंड मैनेज हजार्ड्स ऑन साइट। ओके, ओके, तो गाइस बाकी का आप सब देख लीजिए, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे बगल के एरियाज में यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन है, शायद उसकी वजह से म्यूजिक्स है, तो आई डोंट थिंक सो वी कैन कंटिन्यू, ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर एवरी सैटरडे रहेगा, संडे हम स्किप कर रहे हैं, अब वीक में एक बार सफिशिएंट, ठीक है। यस, तब तक कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क मी, ये पीडीएफ भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, जो जो पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूँ प्लीज आप सेव करके रखिए, ठीक है। सर